हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज से हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अब तक मैंने सिर्फ डेरिवेशंस कराए हैं। जो भी अब तक पिछले 3 से 4 साल में एकेटी में पूछे जाने वाले डेरिवेशन है वो मैंने कराए, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट एकेटी 2019-20 बेसिक की 21-22 में लगातार पिछले 3 साल से पूछा गया 10 नंबर में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की 2 वेव इक्वेशन है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। तो इसमें से मैं आपको दोनों कराऊंगी, इसमें से हर बार एक पूछी जाती है 10 नंबर में। 2019-20 में भी और 20-21 में भी पूछी जा चुकी है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स भी एकेटिव 20-21 में पूछा गया था। डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है वो 2019-20 21-22 में पूछा गया है। क्या होता है, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 नंबर में आता है, तो वो भी मैं आपको इसमें थोड़ा इतना बता दूंगी। तो ये आप इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, आपकी यूनिट फर्स्ट काफी अच्छे से हो जाएगी। ये जो सिलेबस एज पर द एकेटिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक है। इनमें से भी 4 में सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 ये डेरिवेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब हम सबसे पहले करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, बताइए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑन कॉम्पटन इफेक्ट एंड गिवन दैट। अब आपको ये प्रूफ करना है। अब कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, अब पहले आप इस थ्योरी को पढ़िए। इट इज अ फिनोमिना, ये क्या है, एक फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कि हम एक चीज के ऊपर कोई भी चीज स्कैटर्ड करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे बीम, क्या है ये, एक्सरे बीम, एक हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे बीम को जब हम स्कैटर्ड करते हैं सब्सटेंस, जो हमने यहाँ सब्सटेंस लिया, जो एच कॉम्पटन थे उन्होंने ये दिया था कॉम्पटन इफेक्ट इन 1923। तो एच कॉम्पटन ने क्या किया था, जो उन्होंने एक सब्सटेंस लिया था, तो क्या सब्सटेंस लिया था, वो कार्बन का सब्सटेंस लिया था, जिन्होंने उसके ऊपर क्या करी थी, एक्सरे बीम स्कैटर्ड करी थी। एक्सरे बीम एक हाई फ्रीक्वेंसी से उसके ऊपर स्कैटर्ड करी थी। जैसे ही उसके ऊपर स्कैटर्ड करी तो क्या हुआ, कुछ तो चेंज हो गए, कुछ अनचेंज हुए, मतलब कुछ की फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आया, कुछ की फ्रीक्वेंसी एकदम सेम रही। द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेंट, किसी के अंदर किसी की तो लो फ्रीक्वेंसी हो गई और कुछ अनचेंज वेवलेंथ, मतलब किसी की अनचेंज फ्रीक्वेंसी रही, किसी की तो चेंज हो गई। स्कैटर्ड होने के बाद कुछ कोलिजन हुआ, स्कैटर्ड होने के बाद कोलिजन हुआ, तो कुछ इधर चले गए कुछ इधर चले गए। किसी की तो हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, लो हो गई, और किसी की फ्रीक्वेंसी सेम रही। तो उसी को ही हम डिफरेंस निकालते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में, अनचेंज फ्रीक्वेंसी। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉम्पटन इफेक्ट। और जो डिफरेंस निकालते हैं चेंज और अनचेंज फ्रीक्वेंसी में, उसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कॉम्पटन, आपको जब भी कॉम्पटन इफेक्ट आए तो थोड़ा बहुत आप ये भी लिख दें कि कॉम्पटन इफेक्ट डेरिवेशन किसने दिया, एएच कॉम्पटन ने 1923। इसको ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। इसमें क्या फाइंड करना था, कॉम्पटन का बेसिकली एएच कॉम्पटन ने क्या करा कि जब मैं स्कैटर्ड कर रहा हूँ अपनी हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे, एक कार्बन सब्सटेंस के ऊपर एक्सरे ट्यूब के हम स्कैटर्ड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है हमें उसको निकालना है कि डिफरेंस आखिर आ कितना रहा है। तो उनका मेन मोटिव ये था कि उसका डिफरेंस निकालना, तो उसी को इन्होंने इसमें किया। तो इसमें क्या था, इसमें कुछ अजम्पशंस थी, जैसे कि जो इन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या था, वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन था जो मूव कर सकता था। पहले तो वो रेस्ट में था, स्कैटर्ड के बाद ही तो वो मोशन में आया। दूसरा क्या था कि ये जो इसमें अजम्पशंस थे कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये मान नहीं था। तो कहता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो एनर्जी है वो सेम रहेंगी। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी क्या है कि आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन मोमेंटम जो है वो इक्वल रहेगा। तो द कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक। कोलिजन कहते हैं कि रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है कि ये जो हमें ये फॉर्मूला m = m0/√1 - v²/c², ये किसने दिया था, ये आइंस्टीन ने दिया था हमें। तो उसके अकॉर्डिंग अब इन्होंने क्या किया, अब इसमें P = h/c। काफी बार हर बार इसमें यूज होगा कि मोमेंटम कितना है, h/c। तो h/c कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो E², आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, E² = m0c⁴ - p² अब m0 क्या है, यहाँ जो मास क्या है वो 0 है, तो ये तो 0 हो गई, p² = c²। अब यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली तो E/c। अब आपको जानते हैं कि E की वैल्यू क्या होती है, h/v। तो ये P = h/c इस तरीके से हुआ। अब जो इसका डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या है कि ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, ये हमने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली ये बीच में रखा हुआ है, ये क्या रेस्ट में अभी।
अभी ये रेस्ट में सिंपल। जब हम इसके ऊपर एक्स-रे ट्यूब की हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे तो क्या कि कोलिजन हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, तो इसमें क्या हुआ, कुछ की तो वेवलेंथ चेंज हो गई जिसे हमने रिप्रेजेंट करा लैम्डा डैश से। आज कुछ की वेवलेंथ सेम रही, उसको हमने रिप्रेजेंट करा लैम्डा से। हमने ये माना कि यहाँ का एंगल क्या है फाई, यहाँ का एंगल क्या है थीटा, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। अब हमें एनर्जी और मोमेंटम निकालना, बेसिकली इसमें हमारा क्या था, क्या कि जो भी हमारे वेवलेंथ के बीच में चेंज है हमें वो निकालना है। तो हमने एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन, हमने इसमें पहले ही निकाला कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या हुआ। तो एनर्जी क्या हुआ, मैंने अभी आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताया, इज इक्वल्स टू एच म्यू, इज इक्वल्स टू एच म्यू, ये रहा। तो इसी तरीके से एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या होगी, पी क्या है फोटोन, एच म्यू, और मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो गया, एच म्यू बाय सी। अब ये मोमेंटम, ये रहा मोमेंटम जो मैंने आपको बताया था कि काफी बार यूज होगा इसमें, ये रहा एच म्यू बाय सी। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एम नॉट सी स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, 0। क्यों क्यों बिफोर कोलिजन से पहले तो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मोमेंट ही नहीं हो रहा है, मोमेंटम 0 होगा। जब उसके ऊपर स्कैटर्ड हुआ, जब उसके ऊपर कोलिजन हुआ, उसके बाद ही तो उसके मोमेंटम में चेंज आया आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन हो चुका है, कोलिजन के बाद फोटोन की हमने रिप्रेजेंट करे एनर्जी ई डैश से, ई डैश इज इक्वल टू एच म्यू डैश। मोमेंटम सेम ही रहेगा, एच म्यू डैश अपॉन सी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी सेम रहेगी, एम सी स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है, सिंपल, जो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला, पी इज इक्वल्स टू एम वी। तो इसी तरीके से यहाँ मोमेंटम में चेंज आ गया, लेकिन पहले तो वो रेस्ट में था, स्कैटर्ड होने के बाद उसके अंदर चेंज आया, तो कितना है, पी इज इक्वल्स टू एम वी। अब उसके बाद क्या क्या इसने अजम्पशंस जो हमने ए एच कॉम्पटन ने लिए थे, तो उनका अजम्पशंस पहले क्या था, अजम्पशंस ये था कि वो ओबे करता है या फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, वो किसको करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसका मतलब क्या है, कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करा है तो बिफोर कोलिजन एनर्जी जो होगी वो बिफोर कोलिजन इक्वल होगी एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन की एनर्जी क्या है, ईपी प्लस ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फिर कितनी हुई एनर्जी, ई पी डैश। ये पी जो है प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यूज किया था कॉम्पटन इफेक्ट में। अब इसका कितनी है, ये हमने पहले निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन की जो हमारा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, जो हमने इंसिडेंट जो एक्स-रे ट्यूब में था उसमें क्या था, कुछ फोटोन्स थे, तो फ्रीक्वेंसी जो उसके ऊपर स्कैटर्ड हुए, इंसिडेंट हुए फोटोन, तो वो उसकी एनर्जी कितनी थी, एच म्यू प्लस उसका वो कितना था, उस टाइम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी, एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उस टाइम फोटोन की तो सेम थी, एच म्यू डैश, सिर्फ हमने डैश से रिप्रेजेंट करा था, प्लस एम सी स्क्वायर, सिंपल। अब ये एम सी स्क्वायर आपको जानते हैं, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन की काफी फेमस इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, वहीं से ये एनर्जी वो है क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या किया हमने, अब एच म्यू इधर ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, एच म्यू डैश इक्वल टू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहाँ क्या, इन दोनों में से क्या होगा, एच कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हमने क्या मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा क्या था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करता है ये। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम पहले क्या था, मोमेंटम जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, रेस्ट में, तो पहले तो उसका मोमेंटम कितना था, 0। फोटोन का कितना, एच म्यू बाय सी। इलेक्ट्रॉन का कितना था, 0। क्यों, क्योंकि अब तक तो उसके ऊपर स्कैटर्ड हुआ ही नहीं कुछ, वो तो रेस्ट में रखा हुआ है, तो उसमें कोई मोशन नहीं है, तो उसका मोमेंटम क्या है, 0 इक्वल टू एच म्यू डैश अपॉन सी प्लस एम वी। ठीक है, अब क्या है, अब आप यहाँ देखो, अब हमने क्या किया, कोई भी स्कैटर्ड होती है तो अगर हम आपने मैथमेटिक्स थोड़ी भी पढ़ी होगी तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक cos थीटा एक sin थीटा। तो हम यहाँ cos थीटा होता है, यहाँ sin थीटा होता है। तो हमें क्या लेना है, हमने मोमेंटम निकालना है, तो इसमें हम क्या लेंगे, cos थीटा का फंक्शन लेंगे, cos थीटा का। अब आपको पता होगा ना कि कभी भी हम अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो x एक्सिस में y एक्सिस में किस तरीके से cos थीटा होता है, किसमें sin थीटा होता है।
तो हमारा क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो कोस फाई क्यों, एक कुछ इधर गए आफ्टर कोलिजन में हमने एंगल क्या माना है फाई, अब बिफोर कोलिजन क्या माना है, एंगल क्या माना है थीटा। अब cos थीटा, ये सिंपल है। अब ये हमने किसके अलॉन्ग निकालना, अब आपको पता होगा कि कोई भी आपने जब मैथ्स पढ़ी होगी तो जब भी एक लाइन के दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक एक्स एक्सिस में निकलता है, एक वाई एक्सिस में निकलता है, तो जब भी एक्स एक्सिस में निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, वो cos थीटा होगा। जब कोई भी वाई एक्सिस में फंक्शन निकलेगा वो हमेशा साइन थीटा होगा। तो इसी तरीके से जो भी हमने ये कॉम्पोनेंट लिए थे तो ये वहां गया, इसके भी दो कॉम्पोनेंट, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो हमने अलॉन्ग किसके निकाला, पहले मोमेंटम हमने निकाला अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाला। तो एक्स एक्सिस में आपको पता है क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस में अगर हम कोई भी लाइन लेंगे उसके कंपोनेंट निकालेंगे साइन और कोस, तो एक्स एक्सिस में हमेशा कोस होगा, वाई एक्सिस में साइन होगा। तो एक्स एक्सिस का निकाल लिया। अब ऐसे ही हमने वाई एक्सिस का निकाला। वाई एक्सिस में हमने पहले तो जीरो ही होगा, कुछ नहीं हुआ, इक्वल टू एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, अब एम वी साइन थीटा। अब यहाँ क्या लिया है, यहाँ इन्होंने माइनस लिया है, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस में निकालना है, एक्स एक्सिस में निकालना है। एक्स एक्सिस का क्या है, ये रही एक्स एक्सिस, आपको एक्सिस पता होंगी, तो ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस। तो इसमें जब हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कर, जब इस पे एक्स रे ट्यूब गई तो ये कहाँ मूव किया, इसने यही मूव किया। तो कंपोनेंट इसका सिंपल सेम जा रहे हैं, दोनों सेम जा रहे हैं ना मोमेंटम, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कहाँ जा रहे हैं, इसमें ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम वाई डायरेक्शन में आएंगे, वाई एक्सिस में आएंगे, तो वाई एक्सिस में ये एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो दोनों अपोजिट में गया। अपोजिशन में जब भी जाते हैं तो हमेशा माइनस लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में जाए तो उन दोनों को प्लस करते हैं। तो क्या क्या वाई एक्सिस में जा रहे हैं, वो ऊपर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो हमने क्या लिया माइनस, सिंपल, इसलिए यहाँ माइनस लिया हमने। यहाँ फिर क्या किया, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। अब सी की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू एच म्यू डैश साइन फाई। सिंपल, ये इक्वेशन 3 मान ली, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब इतना मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, अब आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या, एम वी सी कोस थीटा इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2, ये जो हमने इक्वेशन 2 निकाले कोस थीटा, और इक्वेशन जो 3 है, इन दोनों के क्या किया, स्क्वायर किया और ऐड किया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वहां से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने लेफ्ट साइड प्लस कर दी, राइट साइड प्लस कर दी। अब हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने क्या रिलेशन निकाला, देखो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जो ये लिखा हुआ है यहाँ से क्या है, ये रहा, देखो एम वी एच म्यू बाय सी माइनस, हम इसे इधर ले गए, एच म्यू डैश अपॉन सी कोस फाई इज इक्वल्स टू एम वी कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई अपॉन सी इज इक्वल्स टू एम वी कोस थीटा। सिंपल, अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई इज इक्वल्स टू एम वी कोस थीटा। ये इस तरीके से यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने क्या करा, स्क्वायर किया, स्क्वायर और ऐड किया। अब स्क्वायर किया तो आपको पता है स्क्वायर लेफ्ट का लेफ्ट में होगा, राइट का राइट में होगा। हमने इसका स्क्वायर कर दिया पूरे का, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ ऐसे नहीं कि इसका स्क्वायर एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस एच म्यू डैश इंटू कोस फाई, आप इस तरीके से नहीं, यहाँ लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो सिंपल ये, हाँ ये फॉर्मूला लगेगा जो कि मैंने इसमें लगाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो हमने कहेंगे ये वाला इक्वेशन 3 की है, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 5 है। तो यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ जो है एम स्क्वायर वी स्क्वायर अब हमने क्या किया, अब इसको स्क्वायर कर ऐड किया, हमारे पास अब ये आ गया। अब ये आप करके देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से किया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, और जैसे इन दोनों को लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, सिंपल।
एम स्क्वायर वी स्क्वायर आगे, यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 4 फाइंड कॉम्पटन शिफ्ट। हमें कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड करते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब क्या है कि हमारी वेवलेंथ में कितना चेंज हुआ है। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 है हमारी ये, इसको क्या किया, इसका स्क्वायर किया और माइनस कर दिया इक्वेशन 4 में से। सिंपल, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को माइनस कर दिया एम स्क्वायर सी की पावर 4। ये क्या होंगे, क्योंकि हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4। ऐसे ही हाँ, आप जब स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो यहाँ मैंने लगाया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब माइनस करना है इसको, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच म्यू डैश माइनस एच म्यू डैश का एच म्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर। यहाँ सिंपल स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोल के जैसे ही हम लेंगे तो हमसे एम स्क्वायर सी की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ तो 1 बचा, 1 माइनस। अब देखो ये मैंने कॉमन किस तरीके से लिया है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर। यहाँ देखो ना, आप यहाँ पे भी देखते रहो, एम स्क्वायर सी की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये तो पूरा बाहर चला गया। यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचेगा वी स्क्वायर। अब सी की पावर 4 कॉमन लिया, यहाँ सी की पावर 4 तो है नहीं, सी की पावर 2 है, तो 2 तो बाहर चली गई। कितनी पावर बची वो उसके अपॉन में लिखी जाएगी। ये इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। अगर किसी के पास हम 4 पावर है, उसके पास नहीं है इतनी पावर, सी की पावर 4 उसके पास नहीं है, तो जितनी है उतनी दे दो और जितनी नहीं है वो आप अपने अपॉन में लिख लो। तो इस तरीके से हाँ मैंने क्या लिया है, कॉमन लिया है। सिंपल इसमें मैंने कॉमन लिया और इसको सॉल्व कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम रिलेटिविटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एम इक्वल टू एम नॉट, जो आइंस्टीन ने दिया था, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या करी, यहाँ हमने सिंपल वैल्यू रख दी। यहाँ हमने क्या करा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी हमने किसकी वैल्यू रखी, यहाँ एम की वैल्यू। आप यहाँ देखोगे यहाँ एम नॉट आ रहा है, तो यहाँ जो एम की वैल्यू वो हमने यहाँ रख दी। तो एम की वैल्यू रखेंगे यहाँ हम, मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। एम स्क्वायर सी स्क्वायर में हमने एम की वैल्यू रखी है। एम की वैल्यू क्या है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब एम की जगह हम यहाँ रखेंगे तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन अंडर रूट हो जाएगा, तो ये रूट है, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, अपन 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 बचेगा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब यहाँ से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, वो आप देख लीजिए किस तरीके से कैंसिल आउट होंगी। जब हम कैंसिल आउट होंगे तो सिंपल हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये सब बचेगा। तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। -2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश को इधर ले आएंगे, -2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस फाई, ये वाला भी हम इधर ले आएंगे। इधर ले लेंगे 2m0h सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, म्यू माइनस म्यू इंटू म्यू डैश, यहाँ से कॉमन आ गया। क्या बचा सॉरी 2h स्क्वायर भी कॉमन आएगा, 2h स्क्वायर म्यू इंटू म्यू डैश कॉमन आ गया। 1 माइनस कोस फाई इक्वल टू 2m0h सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश। अब यहाँ क्या है, 2h स्क्वायर था। अब जैसे यहाँ लेंगे तो देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, एक h से एक h कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ क्या बचा h। 1 माइनस कोस फाई एम नॉट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश अपन म्यू इंटू म्यू डैश। अब इधर ये सब तो इधर रहने दिया, ये इसके h के अपॉन मिले, h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। अब हमने यहाँ क्या किया, अब मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट में म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू म्यू डैश, हमने क्या करा, म्यू के अपॉन में लिखा म्यू इंटू म्यू डैश माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू म्यू डैश, इसको सेपरेट कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू, ये बचेगा हमारे ये बचा, ये हमारी इक्वेशन 5। अब हम जानते हैं म्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमने निकाली, लेकिन इसमें वेवलेंथ तो कहीं है ही नहीं। हमें पता है म्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा, और म्यू डैश की सी अपॉन लैम्डा डैश। यहाँ इनकी वैल्यू रख दी तो सिंपल सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ था, यही हमारा कॉम्पटन का AH कॉम्पटन का ये था कि जो भी हमारा वेवलेंथ में डिफरेंस आता है वो क्या होगा। तो इसके जो हमारा लैम्डा डैश है वो क्या स्कैटर्ड वेवलेंथ है, ये इंसिडेंट वेवलेंथ है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक दो बार ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन जब तक आप एक दो बार ये खुद से कॉम्पटन इफेक्ट का एक बार डेरिवेशन नहीं करके देखेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा आपको। सिर्फ इसमें सिंपली डायग्राम याद करने के, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने क्या लिया, इसमें सब्सटेंस लिया, जो कार्बन सब्सटेंस लिया, कार्बन का ब्लॉक लिया, उस पर हम क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब से हाई फ्रीक्वेंसी डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड होने के बाद कुछ की क्या तो हो जाते हैं, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, कुछ की वेवलेंथ सेम रहती है। तो हमारा जो इसका मोटिव है कॉम्पटन इफेक्ट का, वो क्या है कि उनकी वेवलेंथ के बीच का जो भी डिफरेंस है उसको निकालना। तो हम कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू निकालते हैं। और ये किसने दिया था, एच कॉम्पटन ने दिया था 1923। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या होता है, डी ब्रोगली एक वेव होती है। द वेव, जो वेव एसोसिएटेड होती है मैटर पार्टिकल से। अब जो वेव एसोसिएटेड होती है मैटेरियल पार्टिकल से, कब, जब वो मोशन में हो तो उसको बोलते हैं मैटर, और उनको ही बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। कौन सी वेव, जो एसोसिएटेड होती है मैटर पार्टिकल से जब वो मोशन में होते हैं, उसको बोलते हैं मैटर, और उसी वेव को बोलते हैं हम डी ब्रोगली वेव। और उसकी अगर वेवलेंथ निकालें तो वो होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। सिंपल ये है। अब डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी, वो क्या होती है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, जो म्यू है यहाँ रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ फोटोन, इज गिवन बाय, एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू एच म्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, इज इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी। हम इसमें क्या करते हैं, कंसिडरिंग फोटोन एज अ पार्टिकल, फोटोन को क्या करते हैं, पार्टिकल जिसका मास m है और वो एनर्जी एसोसिएटेड हो रही है उस पे। एनर्जी आप आइंस्टीन की इक्वेशन से जानते हैं, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, बहुत फेमस है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी को दोनों को इक्वल रखा है, एच म्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो सी अपॉन लैम्डा रखा है, एक सी से कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। एम सी है आपको पता है, सी जो होते हैं वी इज इक्वल्स टू सी, इसमें होता है एम वी, क्या होता है, मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो हमें इससे क्या पता चला, जो जो हमारी वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, मोमेंटम की। तो ये हमारा डी ब्रोगली का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें इज इक्वल्स टू एच में, ये हमारा बहुत आगे डेरिवेशन में काम आएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये भी। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि डी ब्रोगली की वे इक्वेशन क्या है, किस तरीके से है। और ये इंपॉर्टेंट नोट है। तो डी ब्रोगली कैन नॉट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, कभी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ वेव जो है वो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की कभी भी नहीं हो सकती। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि श्रोडिंगर एक टाइम इंडिपेंडेंट है, एक टाइम डिपेंडेंट है। तो उसमें ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो दोनों में सेम ही है कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आपको स्टार्टिंग से यही लिखना है, जो उसका थ्योरी लिखना है वो भी ये लिखना है कि क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली थ्योरी। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इस थ्योरी में कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ वेव हुज वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। कि एक पार्टिकल है m जिसका मास क्या है, एक m है, तो वो सब कभी भी जो वेव उसकी एसोसिएटेड मतलब जो उसकी वेवलेंथ होगी तो वो कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। तो हम इसमें क्या मानते हैं कि एक हमने डी ब्रोगली की थ्योरी है कि ये एक पार्टिकल है मास m, तो उसकी हमें जो उसकी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है। अब उसमें क्या मानते हैं, हम लेट करते हैं एक्स वाई जेड भी है कंसिडर्स, एक्स वाई प्लेन ही होंगे, तीन ही प्लेन होते हैं हमारे एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड प्लेन में हम कोऑर्डिनेट मानेंगे कि साई जो है हमारा, ये जो साई होता है जो हमने यूज करते हैं अब तक, ये क्या होता है, ये हमारा एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन हमने इसमें साई का यूज किया है। जो हमारे क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है वो होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल का मतलब यहाँ जो है वो पार्शियली है, एक तो होता है डेरिवेटिव, वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम इसमें यूज करते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर मतलब वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम वैल्यू पार्ट हम v इक्वल टू सी, मतलब जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, मैंने आपको पता होगा कि हमारे जो फोटोन है, अगर हम उसकी स्पीड ऑफ लाइट मतलब फोटोन जो हमारा उसका वो हमारा रेस्ट मास 0 होता है। तो कभी भी हमारा फोटोन का क्वेश्चन आता है तो हम उसमें क्या आता है, उसे प्रूफ करने के लिए कि वो मासलेस पार्टिकल है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो वहां पे भी हम हाइपोथेटिकल कंडीशन मानते हैं कि v इक्वल टू सी है। तो इसी तरीके से क्वांटम वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्वांटम वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम वैल्यू के अकॉर्डिंग v इक्वल टू सी मानते हैं। और
फाई इक्वल टू साई मानते हैं। ये हमने फाई फंक्शन यूज किया है यहाँ। ये क्या है, ये क्लासिकल वेव इक्वेशन, लेकिन हम क्लासिकल वेव इक्वेशन को हम किस में यूज कर रहे हैं, हम यहाँ वेव इक्वेशन में। तो वेव इक्वेशन को हम वेव फंक्शन यूज करेंगे। वेव फंक्शन क्या होता है, साई। तो फाई को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, साई से। अब हम जानते हैं इसे क्वांटम वैल्यू के अकॉर्डिंग डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मतलब फाई का फंक्शन नहीं होता, फाई की हम इसमें एक्सटर्नल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब की वैल्यू होता है डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर, अब फाई बचेगा, फाई तो है नहीं, फाई की जगह हमें क्या यूज करना है, साई। सी की जगह वी वन अपन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपन डेल टी स्क्वायर। तो वी की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये दोनों में ही आपको करना है। अब मैं पहले आपको समझाती हूँ टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो इसमें हम क्या, वही जैसे कि हम हर क्वेश्चन में, हर डेरिवेशन में उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो वो क्या मानते हैं, उनके सॉल्यूशन मान के चलते हैं कि ये सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से इसमें भी 2 सॉल्यूशन मानेंगे जो आपको पता होने चाहिए, आपको लर्न करना है कि साई इक्वल टू साइन नॉट साइन ओमेगा टी और साई इक्वल टू साइन नॉट साइन 2 पाई म्यू टी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से हुआ है। साई इक्वल टू साइन एट 2 पाई म्यू टी, ओ सॉरी, साइन नॉट साइन, इसमें म्यू की ओमेगा की वैल्यू रख दो, साइन ओमेगा टी की ओमेगा की वैल्यू 2 पाई म्यू होती है, तो ओमेगा की सिर्फ यहाँ वैल्यू रख देने की, दोनों अलग अलग इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन 1 है, तो इसका ही हमने डिफ्रेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू टी। डेल साई अपॉन डेल टी, ये म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट। साइन एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, कोस एक्स होता है, तो कोस 2 पाई म्यू टी, सिंपल। अब यहाँ साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा कोस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स तो है नहीं, जो एक्स जिसको हमने एक्स लेट किया उसका इंटू में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो टी का टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, क्या बचेगा 2 पाई म्यू। ठीक है, सिंपल। इसका इस तरीके से ही कर दिया, लेकिन हम अभी इसका एक और बार करेंगे क्योंकि हमने कि इसमें जो हमें क्वांटम वैली पार्ट है, जो हमारे क्लासिकल वेव इक्वेशन है, उसमें भी क्या हो रहा है, डेल स्क्वायर, मतलब 2 बार डेरिवेशन हो रहा है, तो इसमें भी हम दूसरी बार करेंगे। वो इसमें भी हम क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब हमने इसमें जैसे ही टी के रेस्पेक्ट में किया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होता है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। साइन एक्स का हमारा होता है कोस एक्स डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2 पाई म्यू प्लस 2 पाई म्यू स्क्वायर, 2 पाई म्यू स्क्वायर। अभी यहाँ अब साइन वो कोस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे अब मैं आपको एक बार ये करके दिखाती हूँ, देखो। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव क्या है, साइन और टेरा, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, साइन 2 पाई म्यू टी, पहली से 2 पाई म्यू है, तो साइन एक्स तो है नहीं ये, तो फिर से क्या हो जाएगा 2 पाई म्यू, क्योंकि टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और 2 पाई म्यू पहले से ही है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का साइन और साइन 2 पाई म्यू टी इंटू 2 पाई म्यू का होल स्क्वायर, सिंपल। ये वैल्यू हमारी आ गई, यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब हम जानते हैं इनकी साई की वैल्यू, जो हमारी वैल्यू होती है वो वी अपॉन लैम्डा होती है, म्यू की वैल्यू वी अपॉन लैम्डा होती है, तो सिंपल इसकी वैल्यू रख दी, म्यू की वैल्यू वी अपॉन लैम्डा रखेंगे तो हमारी ये इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन, ये हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, इक्वेशन 2 हमारी ये, इक्वेशन 3 ये हमारी ये है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये इक्वेशन 3 क्या है हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने मानी थे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को हम क्या रख देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। अब इक्वल रख के यहाँ क्या आएगा, ठीक है, दोनों को इक्वल रख देंगे। अब कभी आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ, तो आपको मैंने अभी बताया कि साइन में 2 पाई, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन में कितने की भी 2 पाई हो 3 पाई हो कितना भी हो, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसकी वैल्यू हम, क्योंकि हमेशा क्या होती है 0 होती है। ठीक है, अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को इक्वल रख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को इक्वल रखेंगे तो लेफ्ट साइड के इक्वल, राइट साइड के इक्वल, इसी तरीके से हमने इक्वल रखा तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली क्या कहता है, डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, तो यहाँ क्या रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी का हम इसमें यूज करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ जो
लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू क्या रख दी, एच स्क्वायर अपन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, सिंपल ये वैल्यू रख दी। अब हम जानते हैं ई इज इक्वल्स टू 1 अपन, यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ एनर्जी इसका सम हुआ है कि एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हमने मानी म्यू। बस अब इसको क्या क्या सिंपल इनको इक्वल रखा, 2m ई माइनस वी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर 2m। अब 2 से 2 कैंसिल, 2m ई माइनस वी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर को वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखेंगे। अब इक्वेशन 4 कौन सी है, यहाँ इक्वेशन 4 में इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी फॉर फ्री पार्टिकल। अब फ्री पार्टिकल के निकालने तो फ्री पार्टिकल की क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। अब वेलोसिटी अगर हम 0 रख देंगे तो v 0, तो 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंपल। इसमें काफी सारे रिलेशन हो सकते हैं कि एच अपॉन 2 पाई भी रख सकते हैं हम इसमें। तो ये क्या है, बेसिकली ये थोड़ा तो है कि आपको ये 1-2 बार करना पड़ेगा। मैंने आपको समझा तो दिया है, जब तक आप खुद से नहीं करके देखेंगे कि आपको कोई भी डेरिवेशन देगी, डेरिवेशन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इस तरीके से हो रही है, लेकिन जब तक आप एक बार खुद से नहीं करेंगे, जब आप क्या है, आप ये तो आपने एक बार समझ लिया, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप कहीं ना कहीं जरूर इसमें अटकेंगे। जब तक आप अटकेंगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगी, तो ये जब तक हो नहीं पाएगी। तो सिंपल ये मैंने आपको करा दी श्रोडिंगर की डिपेंडेंट। इसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट है। श्रोडिंगर ने 2 इक्वेशन देखी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का भी सेम है, आपको वहां से वहां तक बिल्कुल सेम करना, जो मैंने स्टार्टिंग का बताया था कि उन्होंने एक पार्टिकल लिया है, उसकी वेवलेंथ ये मानी है, वो तीनों XYZ प्लेन में लिया है। श्रोडिंगर की क्लासिकल वेव इक्वेशन बताई, फिर क्वांटम वैल्यू के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू सी मानते हैं, फाई को हम साई मानते हैं, फाई को हम साई मानते हैं, डेल स्क्वायर की बात यहाँ तक आप सेम करेंगे। फिर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होती है, द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम, ये टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट किससे मिलते हैं, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन से। द डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑफ द वाई की डेल स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वही हम फर्स्ट इक्वेशन का इसमें यूज करते हैं, उसका हमने जो अब हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर की इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन करेंगे। तो उसका हमने सॉल्यूशन क्या मैंने साई इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, जैसे कि डिपेंडेंट में किया था। तो डेल साई अपॉन डेल टी साई नॉट ऐसे रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब ये एक्स तो है नहीं, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस आई ओमेगा। तो आपको जानते हो, अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन 2 से हम बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, साई, तो इसकी जगह साई रख सकते हैं, माइनस साई आई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, जब हमने डिपेंडेंट की थी प्रूफ तब भी जरूरत पड़ी थी, ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई म्यू, तो माइनस साई 2 पाई म्यू आई, 2 पाई म्यू आई। अब आपको पता है इज इक्वल्स टू एच म्यू होता है, तो म्यू की वैल्यू क्या निकालेंगे, ई बाय एच। तो यहाँ से सिंपल म्यू की जो वैल्यू वहाँ रख देंगे, माइनस साई 2 पाई ई आई अपॉन एच। ठीक है, अब हमें जानते हैं कि एच क्रॉस का रिलेशन होता है, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। अब 1 अपॉन एच क्रॉस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच, तो 2 पाई अपॉन एच की जगह क्या रखते हैं, 1 अपॉन एच क्रॉस, तो 2 पाई अपॉन एच की जगह क्या रखेंगे हम, 1 अपॉन एच क्रॉस, सिंपल एच क्रॉस। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या, ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साई ई अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, आपको याद रखना होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साई ई अपॉन एच क्रॉस आई। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, सिंपल ये ऐसी रहेगा। तो अब ई आई इंटू एच क्रॉस को हम इधर ले जाएंगे, तो ई साई की वैल्यू आ जाएगी आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। अब अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को क्या होता है, जो हमने प्रूफ की थी यहाँ पहले, जो हम प्रूफ कर चुके हैं वो हम इक्वेशन का यूज करेंगे। जो हम इक्वेशन का यूज करेंगे वो जो हमने एच क्रॉस में निकाल ली थी, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक तो प्रूफ कर ली थी, तो एच क्रॉस में निकालने के लिए एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई था, तो एच की वैल्यू जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 पाई इंटू एच क्रॉस का स्क्वायर। तो वहाँ रख के तो हमारी इक्वेशन ये आई जो हम एच क्रॉस में निकालेंगे, सिर्फ यहाँ एच की वैल्यू रखनी है। तो जो ये हमारी वैल्यू आएगी उसका हम यूज करेंगे, सिंपल। अब ई साई की वैल्यू, अब यहाँ क्या है, जो हमारी इक्वेशन अगर हम साई के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ई साई माइनस वी साई होगा, तो ई साई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ई साई की वैल्यू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ,
टू एम अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये सबको हम इधर लिया है, ठीक है। ये सॉरी, ये हमारा इधर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा माइनस में चला गया। अब ये हम इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी प्लस वी साई। तो सिंपल ये प्रूफ हो गया। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। डिपेंडेंट भी मैंने आपको प्रूफ करा दी और इंडिपेंडेंट भी आपको मैंने प्रूफ करा दी। अब हम जो साई होता है, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि साई जो है वेव फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं। द वेव फंक्शन साई इज डिस्क्राइब एज, ये क्या है, साई जो है हमारा एक मैथमेटिकली फंक्शन है हुज वेरिएशन, जो उसका वेरिएशन है वो किससे बिल्ड हुआ है, मैटर वेव से। जो मैटर वेव से वहां से आया है ये साई वेव फंक्शन। साई स्क्वायर डिफाइन, साई स्क्वायर का मोड हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की डेंसिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड करने के लिए विद इन द गिवन कुछ लिमिट के अलोंग हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करना किसी भी पार्टिकल की, तो हम किसका यूज करते हैं, वेव फंक्शन का। तो ये होता है हमारा वेव फंक्शन। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये भी काफी बार पूछा गया। तो हम इसमें क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, हम बॉक्स ही समझ सकते हैं। उसके अंदर हम क्या डालते हैं, फ्री पार्टिकल डालते हैं। तो फ्री पार्टिकल उसके अंदर मूव करेगा। तो हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि उसके एनर्जी लेवल, क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम, कि उसके एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंज आएगा कंडीशंस के थ्रू, उसके अंदर कंडीशंस के थ्रू इस फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चेंज आएगा। तो हम किसके थ्रू फाइंड करते हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसका वन डायमेंशनल बॉक्स क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशनल, वन डायमेंशनल का यूज होता है। वन डायमेंशनल मतलब एक एक्स एक्सिस पे ही जो हमारा पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है। पार्टिकल क्यों, क्योंकि हमने एक पार्टिकल लिया, बॉक्स मतलब उसको पार्टिकल के अंदर, एक पार्टिकल जो है एक बॉक्स के अंदर है। वन डायमेंशनल मतलब कि एक ही एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में वो मूव करेगा। अब मैंने आपको बता चुकी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई 2m एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0 होती है, सिंपल। अब हमें क्या निकालना है, ये हमें क्या सिर्फ एक्स एक्सिस में, जैसे कि इसका नाम है कि वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मतलब ये एक ही एक्सिस में, तो ये एक्स एक्सिस में है। तो डेल स्क्वायर साई मतलब डेल स्क्वायर साई है, लेकिन हमारा क्या है, एक ही एक्सिस में है। तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच स्क्वायर ई म्यू बाई ई साई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब हमारा जो पार्टिकल है वो फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0। भाई कुछ उसमें तो स्पीड है नहीं, तो जब हम उसमें वेलोसिटी यहाँ 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 3। अब इसमें हम क्या मानेंगे, ये जो इतना पार्ट है इसको हम के लेट करेंगे कि के स्क्वायर की वैल्यू 2m ई अपॉन एच स्क्वायर। तो हम इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो ये तो आपको पॉइंट है कि हमें पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेने, फिर उसे वन डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। वन डायमेंशनल में क्यों करना है, क्योंकि ये एक ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा। जो पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 रख देंगे और इसको के लेट कर लेंगे। इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब उसके बाद क्या है, हम इसमें एक सॉल्यूशन, जैसे हर इक्वेशन में या हर डेरिवेशन में आपको एक सॉल्यूशन खुद से ही मानना होता है कि हाँ, क्योंकि ये सब चीजें प्रूव्ड है, पहले से ही प्रूव्ड है कि ये हम सिर्फ इसका प्रूफ पढ़ रहे हैं। तो जब उस टाइम उन्होंने ये प्रूफ किया था वन डायमेंशनल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो उन्होंने क्या लिया था, तो उन्होंने साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, तो उन्होंने ऐसे लेट किया। तब हमारा सिंपल है कि हमने ये सॉल्यूशन माना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालें तो सिंपल हमें पता चल जाएगा। अब ये जो हमारा बॉक्स है, हम इस टाइम इसमें 2 हाइपोथेटिकल कंडीशन मान के चलते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या है, 0 मतलब है कि ये जो बॉक्स है, सिर्फ ये बॉक्स है उसके अंदर ही पार्टिकल है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक अंदर ही मूव कर रहा है। लेकिन अगर वो बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो x से बड़ा हो जाएगा और l से छोटा हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब जो पार्टिकल है वो बाहर पहुंच जाएगा। तो इसमें हम 2 हाइपोथेटिकल कंडीशन माने। तो हमें बाउंड्री कंडीशन में फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इसमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x0 मतलब जो पार्टिकल है वो इस साइड मूव कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 और साई इक्वल टू 0। तो पार्टिकल मूव इधर की साइड कर रहा है, तो जैसे हम इसमें x इक्वल टू 0 साई इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ए साइन 0 प्लस बी कोस 0। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b0।
तो बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर जो ये फ्री पार्टिकल है वो क्या है, x इक्वल टू 0 होगा यहाँ। अब हमने इसकी l लेंथ मानी क्योंकि ये x एक्सिस में है, तो x इक्वल टू l। तो पार्टिकल अगर इसके अंदर ही है तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी कि पार्टिकल यहाँ है, साई इक्वल टू 0। साई तो बाहर 0 ही होगा, ऑब्वियस है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन तो 0 ही होगा। तो यहाँ इसका कंडीशन में क्या होगा, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी कि ये पहली एक ये बाउंड्री, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0, साई इक्वल टू 0। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, तो पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर गया, तो x इक्वल टू l और साई इक्वल टू 0। अब पहली बाउंड्री कंडीशन के b की वैल्यू 0 मिल गया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या मिलना है, x इक्वल टू l और साई इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। सिंपल। अब हमने इसमें वैल्यू रख दी a साइन के l। अब आपको पता है, अब जैसे हम इसमें रखेंगे तो क्या रखेंगे, साई इक्वल टू 0, a साइन के, तो ऐसी के की जगह क्या के तो ऐसी रहेगा, x की जगह क्या रख देंगे l, b की वैल्यू 0 है तो क्या बचेगा a साइन के l इक्वल टू 0। अब a मल्टीप्लाई में इधर चल जाएगा तो भी 0 में आ जाएगा, तो क्या बचेगा साइन के l इक्वल टू 0। अब आपको पता है साइन में 0 कितने की वैल्यू होते हैं, साइन में हमेशा अगर n पाई हो, n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, जनरल सॉल्यूशन होता है साइन का, तो इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे भी n पाई लिया। तो साइन में 0 कितनी वैल्यू होती है, n पाई की, तो n पाई, दोनों साइड से साइन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट हमें करके दिखा देने कि हमने साइन काट दिया। कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस तरीके से कटता ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें एक ही हिडन स्टेप होता है कि हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं साइन इनवर्स की, उसकी इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरीके से करता है, आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को काटेंगे नहीं। तो के एल इक्वल टू एन पाई, के की वैल्यू आएगी एन पाई अपॉन एल, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमें इसमें क्या निकालना है, एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है कि एनर्जी का कितना लेवल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम के इसके अंदर फाइंड करनी है। हमें बेसिकली एनर्जी लेवल फाइंड करना है इस फ्री पार्टिकल का जो इस बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ के स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमने के स्क्वायर की वैल्यू लेट भी की हुई थी, ये अब दोनों को इक्वल रख देंगे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 2m ई अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। सिर्फ हमने इसमें एक मतलब एक बेसिक इसमें स्टेप है जो आपको याद रखना है कि एच इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ जो है यहाँ एच अपॉन 2 पाई रखेंगे तो उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या है कि एक बॉक्स है उसके अंदर हमने एक पार्टिकल लिया, उसकी 2 बाउंड्री कंडीशन है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, 1 डायमेंशनल क्यों, क्योंकि वो एक्सेसिस में ही मूव कर रहा है जो पार्टिकल है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने इसमें एज पर द तो लेटेस्ट सिलेबस सारे टॉपिक्स कवर करा दिए। ये थोड़े डेरिवेशन थोड़ा ट्रिकी है, मैं फिजिक्स का जो है ये सिर्फ आपको रटना है, सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स इसमें लर्न करना है। वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।